दरवाजा जोर जोर से बज रहा था। मैं जो कमरे में बैठी अब्बा की तस्वीर देखकर रो रही थी, दरवाजा बजने की आवाज सुनकर बाहर आई, लेकिन मेरे दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही अम्मा पहुंच गई थी। मैंने हैरत से अम्मा की तरफ देखा, जो सफेद कपड़े पहने, सर पर दुपट्टा ओढ़े, चेहरे पर गम के तासुरात सजाए दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। अम्मा ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने एक मर्द को खड़े देखा। मैंने सोचा अम्मा फौरन से पीछे हो जाएंगी और मुझे आवाज देकर दरवाजे पर भेजेंगी, लेकिन ऐसा न हुआ, बल्कि अम्मा दरवाजे पर जमकर खड़ी रही और मुस्कुराकर उस आदमी से बात करने लगी। अगले ही लम्हे वो आदमी हमारे घर के अंदर दाखिल हुआ। अब मैंने दरवाजा अंदर से बंद किया और उसे साथ लेकर लाउंज में चले गई। जाते जाते मुझे 2 कप चाय बनाने का कह दिया। मैं हैरत से अम्मा की तरफ देख रही थी। मुझे अम्मा से ये उम्मीद हरगिज भी नहीं थी। जाहिर सी बात है, अम्मा इद्दत में थी। अब्बा की वफात को सिर्फ 3 दिन गुजरे थे और यूं अचानक एक अनजान मर्द हमारे घर आ रहा था और अम्मा उसे अंदर भी आने दे रही थी। मेरा हैरान होना तो बनता ही था। मैं किचन में जाने के बजाय लाउंज के दरवाजे पे आके खड़ी हो गई। सोचा कान लगाकर अंदर होने वाली बातें सुनूंगी, लेकिन मुझे अंदर से कोई आवाज सुनाई न दी। काफी देर में वहीं खड़ी रही। तभी अचानक अम्मा अंदर से बाहर निकली। मैं चौंक गई। मुझे वहां देखकर वो हैरान हो गई। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें चाय बनाने को कहा था, छुपकर बातें सुनना चाह रही हो? मैंने अम्मा की बात को नजरअंदाज किया और पूछा, अम्मा ये आदमी कौन है? गालबन ये तो अब्बा का कोई दोस्त था और अब्बा के जनाजे पर भी आया था ना, तो अब ये हमारे घर पे क्या कर रहा है? और आपकी तो इद्दत चल रही है, किसी गैर मर्द के सामने कैसे आ सकती हैं? अब मेरे लहजे में चुभन थी, जिसे महसूस करके अम्मा ने मुझे झिड़का, ज्यादा बातें मत करो, जितना तुमसे कहा है उतना करो, जाओ जाकर जल्दी से चाय लेकर आओ, मेहमान इंतजार कर रहा है। ये कहकर अम्मा वापस अंदर चली गई और जाते जाते दरवाजा बंद करना ना भूली। अम्मा की डांट सुन के मैं भागकर किचन में आई, 2 कप चाय चढ़ाई। पानी उबलने तक मैं सोचों में ही मुब्तला रही। इससे पहले कि वो नीचे गिरती, मैंने झट से चूल्हा बंद कर दिया और कपों में चाय उंडेल कर अंदर ले आई। अम्मा ने मुझे फौरन से वहां से भगा दिया। वो शख्स एक नजर मुझे देखकर वापस अम्मा से बातें करने लगा था। अपने कमरे में वापस आकर मैं दोबारा से इस आदमी के बारे में सोचने लगी। शुक्र था कि इस वक्त घर में कोई मेहमान नहीं आए हुए थे, वरना अम्मा की इस हरकत पर तो कानों को हाथ लगाते। हमारे खानदान में वैसे भी लोगों को चुगली करने का बहुत शौक था और मोहल्ले वाले भी कुछ कम नहीं थे। बात खुलती तो बहुत दूर तक जाती और लोग अपनी मर्जी की कहानियां बनाने लग जाते, और मैं ये हरगिज भी नहीं चाहती थी। मैंने सोचा कि जैसे ही वो यहाँ से जाएगा, मैं अम्मा से एक बार फिर बात करूंगी। यही सोचकर मैं सब्र करने लगी, लेकिन घंटों गुजर गए, वो आदमी घर से नहीं निकला, ना ही अम्मा कमरे से बाहर निकल कर आई। अब मेरा सब्र जवाब दे रहा था। मैं लाउंज के दरवाजे पर आई और मैंने जोर जोर से दरवाजा बजाना शुरू कर दिया। उसी वक्त अम्मा बाहर निकली। अम्मा की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने परेशानी से अम्मा की तरफ देखा और कहा, अम्मा क्या हुआ है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कहते साथ मैंने मशकूक नजरों से अंदर सोफे पर बैठे इस आदमी की तरफ देखा कि कहीं उसने अम्मा को कुछ कहा तो नहीं, लेकिन अम्मा नफी में सर हिलाते हुए अपने कमरे में चले गए। मैं भी अम्मा के पीछे पीछे उनके कमरे में आई। अम्मा काफी देर बैठकर रोती रही। उसके बाद सरदर्द की दवा लेकर सो गई। थोड़ी देर में वो आदमी भी उठकर घर से निकल गया। वो कौन था, उसका नाम क्या था, मैं कुछ भी नहीं जानती थी। जब अब्बा के जनाजे पर आया था, तब अम्मा ने मुझे यही बताया था कि वो तुम्हारे अब्बा का दोस्त है। इस वक्त भी वो अम्मा के पास थोड़ी देर बैठा था। मुझे लगा ताजियत करने रुका होगा, लेकिन ये अजीब भी लग रहा था कि यूं वो एक बेवा औरत के पास बैठा उससे ताजियत कर रहा था। लेकिन अम्मा ने कोई एतराज नहीं किया, और आज तो इस तरह दिन दहाड़े वो हमारे घर आ गया था। मैं अम्मा से बहुत से सवालात करना चाहती थी, लेकिन उनकी तबीयत के पेश नज़र खामोश हो गई। दूसरा, मुझे घर के हालात को भी देखना था। अब्बा तो रहे नहीं, घर तो उन्हीं के दम से ही चलता था। वो एक सरकारी नौकरी करते थे और जितनी भी तनख्वाह मिलती थी सारी अम्मा के हाथ में लाकर रख देते थे। मैं जानती थी कि महंगाई के इस दौर में हमारे यहाँ ज्यादा बचत नहीं हो पाती थी। अब्बा भी कोई बहुत बड़े ऑफिसर नहीं थे, बल्कि एक मामूली से क्लर्क थे। उनकी तनख्वाह भी काफी कम थी। गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। ऐसे में बचत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं इकलौती बेटी थी। अब्बा की बड़ी ख्वाहिश थी कि मुझे किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाएं, लेकिन एफएससी के इम्तिहानात के बाद मैंने आगे पढ़ाई का ख्वाब देखना ही छोड़ दिया। मैं जानती थी कि आगे पढ़ाई बड़ी महंगी है। अब्बा मेरी फीसों का बोझ नहीं उठा सकते, इसलिए मैंने साफ मना कर दिया। अब्बा ने थोड़ा एतराज किया, यहाँ तक कह दिया
कि मैं 2 जगह पर नौकरी करके तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठा लूंगा, लेकिन मैं जानती थी कि अब्बा की तबीयत हर गुजरते दिन के साथ खराब होती जा रही है। वो अपने इलाज पर भी पैसे नहीं लगाते थे। ऐसे में मैं अपनी पढ़ाई पर कैसे इतने पैसे लगवा सकती थी? अब्बा अगर 2 जगह नौकरी करते तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाती। बेहतर था कि मैं अपने इस ख्वाब को ख्वाब ही रखूं, या अगर मुस्तकबिल में अपने पाँव पर खड़ी हूं तो खुद से पूरा कर लूं। मगर फिलहाल तो ऐसा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। न जाने अब्बा को दिल की बीमारी कब हुई थी, पता भी नहीं चला था। अक्सर वो बीमार रहते थे लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनका दिल ठीक से काम करना छोड़ गया। एक दिन अचानक उनके दफ्तर से फोन आया कि तुम्हारे अब्बा की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। हम भागे भागे सरकारी अस्पताल में पहुंचे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अब्बा इस दुनिया से जा चुके थे। उन्हें शदीद किस्म का हार्ट अटैक आया था। मैं और अम्मा तो दिल थाम के रह गए। हम दोनों की तो पूरी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। फिर जैसे तैसे अब्बा के जनाजे का इंतजाम करके उनकी मैयत को घर पर लाया गया। मोहल्ले वाले बारी बारी आकर ताज़ियत कर रहे थे। ऐसे में एक बड़ी उम्र का शख्स हमारे घर में दाखिल हुआ। मैंने उससे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन जैसे ही उसने अम्मा को देखा, अम्मा के पास आकर बैठा। औरतें आपस में सरगोशियां करने लगी कि ये कौन है। और जब मैंने भी अम्मा से यही सवाल पूछा तो अम्मा बोली ये तेरे अब्बा का बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन फिर बाहर मुल्क चला गया, अब वापस आया है। ये कहकर अम्मा इस बंदे से बात करने लगी। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। मैंने अब्बा के मुंह से कभी भी ऐसे किसी दोस्त के बारे में नहीं सुना था। बहरहाल मौका ऐसा नहीं था कि मैं अम्मा से कोई बहस करती, इसलिए खामोश हो गई। बाद में मैं इस बात को भूल भी चुकी थी, लेकिन अब जब यूं अचानक वो दोबारा आया तो मेरे कान खड़े हो गए। मैं जानती थी अगर मोहल्ले में किसी ने इसे हमारे घर से निकलते हुए देख लिया तो औरतें अम्मा पर 100 तरह के इल्जामात लगाएंगी। वैसे भी अब्बा का साया हमारे सरों पर था नहीं। जिसके जो मुंह में आना था उसने बोल देना था। खानदान की औरतें तो अम्मा को वैसे भी पसंद नहीं करती थी। उन्हें तो मौका चाहिए था अम्मा की बेइज्जती करने का। 2 गलियां छोड़कर ही तो मेरी बड़ी पुप्पो का घर था। अगर उनके कान में कोई बात पड़ जाती तो पूरे खानदान को जमा करके हमारे घर में बैठ जाती। मामलात बिगड़ जाए, इससे पहले ही मुझे अम्मा को इस सबसे रोकना होगा। बेशक वो अब्बा का दोस्त है और बेशक हमारा हमदर्द बनने का नाटक कर रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो किसी भी वक्त हमारे घर आ जाए। अम्मा सोकर उठी तो मैंने अम्मा से साफ लफ्जों में बात करने का इरादा किया, लेकिन इससे पहले कि मैं कोई बात करती, अम्मा ने हजार हजार के कई नोट मेरे हाथ पर रखे। मैं इन पैसों को देखकर हैरत का शिकार हो गई। जहाँ तक मुझे पता था अम्मा के पास कोई बचत नहीं थी। मैंने जब अम्मा से पूछा कि इतने पैसे आपके पास कहाँ से आए, तो अम्मा बोली तेरे अब्बा का दोस्त आया था ना, वही देकर क्या है। मैंने तुझे कहा था ना वो बहुत अच्छा इंसान है। जब सबने हमारा साथ छोड़ दिया, ऐसे वक्त में वो आकर हमारा साथ दे रहा है। अम्मा ये मुनासिब नहीं। बेशक हमें पैसों की जरूरत है, हम खानदान में किसी और से मदद मांग सकते हैं, लेकिन यूं अब्बा का दोस्त हमारी मदद करे अच्छा नहीं लगता। अगर उससे मदद करनी भी है तो किसी और के हाथ भिजवा देता। इसकी बीवी बच्चे नहीं है क्या? यूं उसका यहाँ आना अच्छा नहीं लगता। मोहल्ले वाले बातें करेंगे, और बड़ी पुप्पो का तो आपको पता है, इनके कानों तक बात पहुंची तो तूफान आ जाएगा। मैं अपने तौर पर अम्मा को समझाने की कोशिश कर रही थी, मगर मेरी बात सुनते ही अम्मा को आग लग गई। तू भी अपनी पुप्पो की तरह होती जा रही है, शर्म नहीं आती? कैसी बातें कर रही है? तेरे अब्बा का दोस्त है, बहुत ही अच्छा आदमी है। तुझे अभी असल बातों का पता नहीं। चल जा, खामोशी से जाकर बाजार से खाने पीने का सामान लेकर आ। आज रात का खाना बनाने को कुछ भी नहीं है घर में। ये कहकर अम्मा वापस करवट लेकर लेट गई। मैं अम्मा की पुश्त को देख कर रह गई। आखिर पता नहीं अम्मा का दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया है या कोई और मसला है। कल ही डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। यही सोचती मैं कमरे से बाहर आई, खूंटी पर लटकी चादर उतारी और ओढ़कर घर से बाहर निकल आई। मेरा रुख करीबी बाजार की तरफ था, जहाँ से मैंने सब्जियां वगैरह खरीदी थी। अभी मैं गली की नुक्कड़ पर ही पहुंची थी कि मुझे मोहल्ले की एक औरत मिल गई। मैंने कुतरा कर गुजरना चाहा। मैं जानती थी कि वो जरूर मुझसे घर के बारे में ही कोई बात करना चाह रही होगी, और ऐसा ही हुआ। जबरदस्ती मेरे आके आई, मुझे रोक कर कहने लगी, अरे नीलम, तेरी अम्मी की तबीयत कैसे है? खाला, वो बिल्कुल ठीक है। मैंने मुंह नीचे करते हुए जवाब दिया, अरे मैंने सुना है आज तेरे घर में कोई मेहमान आए थे, खैरियत तो है ना? मैं समझ गई कि वो किस बारे में बात कर रही है, लेकिन मैंने आगे से कोई जवाब न दिया। वो जरूर कुछ सुनकर लेने की कोशिश कर रही होगी। यही सोचकर मैं तेज कदमों से आगे बढ़ गई। पीछे से वो मुझे आवाजें देती रह गई, लेकिन मैंने मुड़कर कोई जवाब न दिया। सब्जी लेकर मैं जल्दी से घर वापस आई।
पता नहीं क्या मुसीबत है, मोहल्ले वालों को जब देखो कोई ना कोई नई कहानी शुरू कर देती है। अम्मा को भी मैंने मना किया था कि इस आदमी को घर में ना बुलाएं, लेकिन अम्मा को मेरी बात समझ नहीं आती। कैसे उसे अंदर लेकर आ गए थे। अंदर आते मैं मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ा रही थी। अम्मा उठकर किचन में कुछ काम कर रही थी। मेरी आवाज सुन ली थी। क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है? होना क्या था, अम्मा मोहल्ले की औरतें मुझे बीच में रोककर पूछ रही थी कि आज तुम्हारे घर कौन आया था। आइंदा इस आदमी से कह देना कि यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही हमें इसकी मदद चाहिए। बात खत्म। गुस्से से कहकर मैं अंदर कमरे में चली गई थी। रात के खाने के वक्त अम्मा ने मुझे समझाने की कोशिश की थी, बेटा तुम लोगों की बातों में आकर इतने अच्छे इंसान की मदद क्यों ठुकरा रही हो? हमें जरूरत है पैसों की, तुम समझती क्यों नहीं हो मेरी बात? जैसे तुम इस शख्स को समझ रही हो वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अम्मा मुझे ना इसके बारे में कुछ नहीं सुनना। कितनी बार कहा है कि मैं इस बारे में बात ही नहीं करना चाहती हूँ। पैसों का मसला है ना, तो मैं कल ही अपने लिए कोई नौकरी ढूंढती हूँ और काम करना शुरू कर देती हूँ। चाहे मुझे किसी के घर में सफाई सुथराई का काम ही क्यों ना करना पड़े, मैं वो भी कर लूंगी, मगर अब किसी भी अनजान शख्स को अपने घर में नहीं आने दूंगी। मैंने प्लेट एक तरफ खिसखिसाते हुए अम्मा को अपना फैसला सुना दिया और अगले दिन वाकई में सुबह सवेरे तैयार होकर घर से बाहर निकली। मुझे नहीं पता था कि काम कैसे ढूंढना है। ना तो मैं पढ़ी लिखी थी और ना ही मैंने कभी बाहर निकलकर कोई काम किया था। कुछ सोचकर मैं अपनी दोस्त के घर आई और अपना मसला उसके सामने रखा। मुझे लगा शायद उसके भाई या उसके अब्बा मेरी मदद कर देंगे और मुझे कोई नौकरी ढूंढ कर दे देंगे। लेकिन आजकल तो लड़कों को ही नौकरी मिलना मुश्किल हो रही थी और मुझ जैसी लड़की जिसके पास ना कोई डिग्री थी ना कोई हुनर, उसे कहाँ कोई काम देता। थक हार कर मैं कुछ घंटों बाद घर वापस आ गई। अंदर दाखिल हुई तो मुझे किसी की बातों की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही मैं लाउंज के दरवाजे पर आई तो सामने उसी शख्स को बैठे देखा। मेरा गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ गया। अम्मा ने मुझे देख लिया था। उठकर तेजी से मेरे पास आई और कहा, बेटा यहाँ कोई तमाशा मत करना, वो किसी काम से आया है, तुम अंदर अपने कमरे में जाकर बैठो, फिर थोड़ी देर बाद मैं तुम्हारे पास आती हूँ। अम्मा मुझे कमरे में धकेल कर खुद वापस लाउंज में चले गई। फिर कई घंटे गुजरे वो बाहर न आई। इससे पहले कि मैं उठकर बाहर जाती उसी वक्त मुझे उनकी आवाज़ सुनाई दी, नीलम बेटा दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अम्मा की आवाज़ सुन के मैंने दरवाज़ा खोला, लेकिन उनकी तरफ मुड़ कर न देखा। तुम ऐसे कब तक करोगी? मैं जानती हूँ कि तुम्हें बाहर नौकरी नहीं मिलेगी और ज़माना इतना शरीफ नहीं है कि तुम आराम से कहीं काम कर सको। तुम मेरी इकलौती बेटी हो, मैं कभी भी तुम्हें किसी गलत हाथों में नहीं जाने दूंगी। कम से कम तुम्हें मेरा यकीन करना चाहिए। वो एक बार फिर से मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने उनकी बात को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया और अम्मा से कहा, अम्मा सबसे पहले तो आप इस आदमी का यहाँ आना बंद करें। कितनी बार मैंने आपसे कहा है कि इस घर में ना आने दें उसे, लेकिन आपने तो अब मामूल ही बना लिया है। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही हूँ। कम से कम आपको इस बात का तो ख्याल करना चाहिए कि आप इद्दत में हैं। ये कहकर दरवाज़ा जोर से बंद करके मैं अपने बिस्तर पर वापस आकर बैठ गई। अब तो ये रोज़ होने लगा था। रोज़ाना वो हमारे घर आता और रोज़ अम्मा से कोई ना कोई बात करता और फिर निकल जाता। इसके जाने के बाद मुझ में इतनी हिम्मत ना होती कि मैं मोहल्ले में किसी का सामना करूं, क्योंकि मोहल्ले वाले बहुत बातें करने लग गए थे। दूसरा, मुझे नौकरी भी नहीं मिल रही थी। मैं तो कुछ दिन पहले सोच रही थी कि मोहल्ले में ही किसी से बात करके कहीं नौकरी लिखवा लूंगी। अब तो मैं वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही थी। सब्जी लेने के लिए बाजार तक जाती तो औरतें मेरे गिर्द घेरा डाल के खड़ी हो जाती और वो मुझसे सवाल करती, तुम्हारे अब्बा की मौत को दिन ही कितने गुजरे हैं जो तुम्हारी माँ ने दूसरे मर्दों को घर बुलाना शुरू कर दिया। हाय हाय, शर्म नहीं आती तुम्हारी माँ को? कैसी औरत है ये? सब सुनकर मुझे लगता कि जैसे मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था, या अब्बा की जगह मैं ही मर जाती। घर आकर मैं अपना सारा गुस्सा अम्मा पर उतारती। अम्मा चुपचाप मेरी बातें सुनती और एक लफ्ज भी न कहती। एक दिन दोपहर के वक्त मैं खाना खा के आराम कर रही थी। उसी वक्त बाहर का दरवाजा जोर जोर से बजना शुरू हो गया। मुझे लगा आज फिर वो आदमी ही आया होगा। इससे पहले कि अम्मा जाकर दरवाजा खोले, मैं खुद ही दरवाजे पर जाती हूँ और आज उसे खूब सुनाकर दरवाजे से ही वापस भेज दूंगी। दिल ही दिल में तहैया करके मैं दरवाजे पर चली आई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मेरा हलक तक कड़वा हो गया। मेरे सामने मेरी पुप्पो खड़ी थी। यकीनन उन तक भी बात पहुंच गई थी, बल्कि हैरत तो मुझे ये हो रही थी कि उन्हें आने में देर कैसे हो गई। उन्हें तो सबसे पहले हमारे घर पहुंच जाना चाहिए था। खैर, मैंने उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया। तुम्हारी अम्मा कहाँ है? नजर नहीं आ रही। पुप्पो ने इधर उधर नजरें दौड़ाते कहा, अम्मा अंदर ही हैं, आप बैठे, मैं उन्हें बुलाती हूँ। मेरे कहने पर पुप्पो सामने तख्त पर बैठ गई। मैं भागी भागी अंदर गई
और अम्मा को बताया कि पुप्पो आई हैं। अम्मा इनकी आमद का सुन के परेशान हो गई, क्योंकि पुप्पो की फितरत से वो अच्छे से वाकिफ थे। डर तो मुझे भी लग रहा था पुप्पो की जुबान से, जो कैंची की तरह चलती थी। बहरहाल अम्मा को इत्तला देखकर मैं अंदर कमरे में चली आई। थोड़ी देर बाद ही अम्मा की आवाज़ आई, वो मुझे बुला रहे थे। मुझे लगा पुप्पो चली गई हैं, मगर वो वहीं बैठी थी। लड़की, ये कौन सा तरीका है, घर आए मेहमान को पानी भी नहीं पूछा और कमरे में 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर बैठ गई हो तुम। पुप्पो ने मुझे खूब लताड़ा। मैं भागी भागी किचन में गई और जल्दी से उनके लिए जूस बनाने लगी, साथ ही चाय भी चढ़ा दी। मैं जानती थी कि जब तक वो खूब खा पी नहीं लेंगी, अपनी जगह से नहीं हिलेंगी। इनकी तवाज़ो का इंतजाम करके मैं बाहर आई और ट्रे पुप्पो के सामने रखी। पहले तो अपनी आदत से मजबूर होते पुप्पो ने उंगली से ट्रे को चेक किया, फिर मेरी तरफ देखते हुए बोली, ये क्या है, इतनी गंदी ट्रे, घर में साफ सफाई नहीं करती क्या? तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं सिखाया? अब उनकी तोपों का रुख अम्मा की तरफ मुड़ गया। अरे शबनम, तुमने कैसी तरबियत की है अपनी बेटी की? कल को ससुराल में जाकर तुम्हारी नाक ही कटवाएगी। अभी बेवकी को दिन ही कितने हुए हैं तुम्हारे, जो तुमने गैर मर्दों को घर पर बुलाना शुरू कर दिया है। आखिर पुप्पो के मुंह से वो बात निकल ही गई जो वो करने यहाँ पर आई थी। बाजी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने किसी गैर मर्द को घर पर नहीं बुलाया। अम्मा फौरन से मुकर गई। पुप्पो के साथ मैंने भी हैरत से अम्मा को देखा। मुझे लगा था शायद वो शर्मिंदगी का इजहार करेंगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने तो झट से इनकार ही कर दिया था। मगर मेरी पुप्पो एक नंबर की फप्पे कुटनी औरत थी। बाल की खाल उतारना अच्छे से जानती थी, इसलिए हाथ मुंह धोकर अम्मा के पीछे पड़ गई। अब दोनों के बीच बहस शुरू हो गई थी, यहाँ तक कि आवाजें घर से बाहर जाने लगी। मैं दोनों को चुप करवाने की कोशिशों में हलकान हो रही थी, मगर दोनों में से कोई हार मानने को तैयार नहीं था। ऐसे में मैं ही हार मानकर एक कोने में बैठ गई। जब लड़ लड़ के वो दोनों थक गई तो खुद ही बस कर दी। मैं हैरान इस बात पर हो रही थी कि वैसे तो अम्मा की जुबान पुप्पो के सामने आज तक कभी नहीं खुली थी, मगर आज पहली बार अम्मा क्यों बोल रही थी? न जाने उनमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी, वो भी गैर मर्द के लिए। यही बात मुझे बेहद नागवार लग रही थी। पुप्पो हंगामा करने के बाद पैर फुसार कर वहीं लेट गई। अब मुझे उनके लिए मुर्ग पुलाव बनाना पड़ेगा। मैं जानती थी जब भी वो हमारे यहाँ आती थी ऐसे ही फरमाइशें करती थी। अभी मैं उठकर किचन में जाने ही लगी थी, तभी पीछे से आवाज़ देकर उन्होंने रोक लिया। ए नीलम, मेरे लिए खाना बना दे और थोड़ा जल्दी बनाना, मैं घर लेकर जाऊंगी। इनकी इस नई फरमाइश का मतलब मैं अच्छे से जानती थी। अब सिर्फ उनके लिए ही नहीं, बल्कि उनके पूरे ससुराल के लिए बनाना पड़ेगा। मैं किचन में आकर खाना बनाने की तैयारी करने लगी। तभी अम्मा किचन में आई, मुझे प्याज काटते देखकर बोली, ये गोश्त वापस फ्रिज में रखो, हम नौकर नहीं हैं तुम्हारी पुप्पो के। जो अभी सब्जी रखी है वो बना कर दे दो। अम्मा की बात पर मैंने एक नज़र गोश्त को देखा, जो अभी ही फ्रिज से निकाल कर रखा था। वैसे कह तो अम्मा बिल्कुल ठीक रही हैं। अब्बा की वफात के दिनों में पुप्पो ने एक बार भी रिश्तेदार होने का हक अदा नहीं किया, ना ही हमें खाना बनाकर भेजा। मैंने सब्जी तैयार करके पुप्पो को टिफिन में डाल कर दे दी। पुप्पो ने खोलकर देखने की जहमत न की और चली गई। मैंने शुक्र का सांस लिया और खाना लगाकर अम्मा को आवाज़ दी, मगर अम्मा ने खाना खाने से मना कर दिया। मैं चुपचाप किचन में बैठकर खाना खाने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने चाय बनाई और कमरे में आकर बैठ गई। मुझे गुजरे दिन याद आने लगे जब अब्बा जिंदा थे, मगर अब सब बदल गया था। कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। अब तो मुझे इस बात की टेंशन हो रही थी कि अम्मा इस आदमी को क्यों रोज रोज घर बुला रही हैं। जितनी बेइज्जती होनी थी हो चुकी थी, मजीद सहने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मोहल्ले की औरतें तो ये तक कह रही थी कि उसकी माँ के ये लक्षण हैं तो इस लड़की को कौन रिश्ता देगा। मैं भी ये सुनकर परेशान हो गई और मैंने एक दो बार माँ की तवज्जो इस तरफ दिलानी चाही, मगर वो अब भी इसी अनजान मर्द की साइड ले रही थी। इस शख्स की आमदोरफ्त अब भी जारी थी, लेकिन अम्मा मुझे ये बताने को राजी ही नहीं थी कि वो कौन है। बस ये कह देती थी कि वो हमारा खैर ख्वाह है। तंग आकर अम्मा से मैंने बातचीत करना ही छोड़ दी। आखिर कब तक मैं बर्दाश्त करती किसी गैर मर्द का हमारे घर में आना जाना, वो भी अम्मा की इद्दत के दौरान। आखिर अब्बा के दोस्त को ऐसा कौन सा काम पड़ गया जो रोजाना एक साथ घंटों बैठे बातें करते रहते हैं। कमरे में इधर से उधर टहलते मैं गुस्से से सोच रही थी, लेकिन कोई भी सिरा हाथ नहीं लग रहा था। सुबह नाश्ते के बाद अम्मा ने मुझसे कहा कि घर की सफाई कर दो, कई दिन हो गए तफसीली सफाई नहीं की, अच्छी खासी मट्टी आ चुकी है। अम्मा की बात ठीक थी। हवा काफ़ी तेज़ चली थी रात को, और तेज़ हवा की वजह से पूरे सेहन और छत पर मट्टी ही मट्टी फैली हुई थी। नाश्ते के बाद मैंने कमर कस ली और झाड़ू उठाकर सफाई करना शुरू कर दी। कमरों वगैरह से सफाई करके मैं सेहन में आई, अच्छे से झाड़ू मारा और सेहन को खूब रगड़ रगड़ के धोया। तभी अम्मा ने अंदर से आवाज़ लगाकर कहा,
नीलम छत पर बने स्टोर की भी सफाई करनी है। देखना जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं उन्हें अलग कर दे, वो मैं कबाड़ वाले को दे दूंगी। जी अम्मा, मैं कर देती हूँ। अम्मा की हदायत पर सर हिलाते मैं छत पर चली आई। छत पर भी हर जगह मिट्टी ही मिट्टी फैली हुई थी। लगता था आंधी बहुत ही तेज चली थी। मैंने सबसे पहले मुंह पर एक कपड़ा बांध लिया, क्योंकि मुझे फौरन ही मिट्टी की वजह से छींकें आना शुरू हो जाती थी। फिर मैंने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला। वहाँ जगह जगह जाले लटक रहे थे। बहुत अरसा हो गया था स्टोर रूम की सफाई किए हुए। मैं एक बड़ा सा कार्टन भी अपने साथ लेकर आई थी, क्योंकि अम्मा ने कहा था कि जितनी भी फालतू की चीज़ें हैं उन्हें फेंक देना। सूरज की हल्की रोशनी स्टोर रूम के अंदर आ रही थी। सामान इतना ज़्यादा भरा हुआ था कि वो मुश्किल सारी जगह पहुंच पा रही थी। मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें साइड पर करना शुरू की और अपने गुजरने की जगह बनाई, और जो चीज़ें मुझे फालतू लग रही थी वो सब मैं इस कार्टन में डालने लगी। तकरीबन आधा स्टोर मैंने साफ कर लिया था। फिर मैं स्टोर के आखिरी तरफ आई, जहाँ पर एक बड़ा संदूक रखा हुआ था। वो लोहे का संदूक था, लेकिन इस पर किसी किस्म का ताला वगैरह नहीं लगा था। मैंने उस पर से धूल झाड़ी और उसे खोला तो वहाँ अम्मा की बहुत सी पुरानी चीज़ें रखी थी। शौक और तजस्सुस में मैं उन्हें खोल कर बैठ गई, एक एक चीज़ देख रही थी। उसी वक्त मेरे हाथ एक पुराना फोटो एल्बम लगा। मैंने आज तक इस एल्बम को नहीं देखा था। पता नहीं अम्मा ने कब से इसे स्टोर में रखा हुआ था। मैं एल्बम को पलट कर देखने लगी। उसी वक्त मेरी नजरें एक तस्वीर पर ठहर सी गई। अम्मा के साथ खड़ा वो शख्स मुझे काफ़ी जाना पहचाना लग रहा था। आखिर मैंने उसे कहाँ देखा है? मैं अपने दिमाग पर जोर डालने लगी, और फिर थोड़ी ही देर में मुझे याद आ गया कि वो शख्स कौन है। मैं इर्द गिर्द से बिल्कुल ही बेगानी हो गई। मैं वो फोटो एल्बम हाथ में थामे आंखें फाड़े उसे देखे जा रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही है। मैंने एक तस्वीर एल्बम में से निकाली और पलट कर देखा तो इस पे उसका पूरा नाम लिखा हुआ था, जिसे पढ़कर मेरा सर शर्म से झुक गया। मैं वो तस्वीर लेके भागी भागी अम्मा के कमरे में आई और उन्हें वो तस्वीर दिखाई तो अम्मा ने शिकायती नजरों से मेरी तरफ देखा। अम्मा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो आपके बड़े भाई हैं? मैं इतने दिन ख्वामखा ही आप पर शक करती रही। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। मैंने फ़ौरन से अम्मा से माफ़ी मांगी, मगर हैरत मुझे इस बात पर थी कि अम्मा ने किसी को असल रिश्ते के बारे में बताया क्यों नहीं। अगर मेरे हाथ वो पुराना एल्बम न लगता और मैं अम्मा और उनके भाई की तस्वीर न देखती तो कभी न जान पाती कि सच क्या है। देख नीलम, जब मेरी शादी तेरे अब्बा से होने वाली थी तभी तेरी दादी ने कहा कि हम वट्टा सट्टा करना चाहते हैं, मगर भाई ने साफ इनकार कर दिया। वो इस हक में नहीं थे और उनके इस इनकार की सजा तेरी पुप्पी ने मुझे सारी जिंदगी दी। बाद में मेरा भाई बाहर मुल्क चला गया और फिर बरसों बाद तेरे अब्बा की वफात पर वापस आया। मैं जानती थी अगर तेरी पुप्पी को सच्चाई का पता चला तो वो हमारा जीना हराम कर देगी, मगर अब मैंने भी सोच लिया है कुछ भी हो जाए मैं अब तेरी पुप्पी से बिल्कुल नहीं डरूंगी। और मोहल्ले वाले तेरी शादी को लेके जो कुछ भी बोल रहे हैं ना, तुम इनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दे। तेरे मामू अपने बेटे के लिए तेरा रिश्ता चाहते हैं। इनका बेटा डॉक्टर है, वो ये तक कह रहे हैं अगर तुम आगे पढ़ना चाहो तो तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। अम्मा की बात सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया कि मुझ जैसी गरीब और 12वीं पास लड़की के लिए एक डॉक्टर का रिश्ता आया है और वो लोग मुझे आगे पढ़ाने के लिए राजी हैं। अब्बा की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं ज़्यादा पढ़ लिख लूँ। मैं तो सुनकर ही खुश हो गई। मैंने झट से अम्मा से कहा, अम्मा, आपको जो बेहतर लगता है आप कर लें, मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ। अगले दिन ही अम्मा ने मोहल्ले में मिठाई बांटी और अपने भाई और उनकी फैमिली को भी घर पर बुला लिया। सबको ये बात पता चल गई कि अम्मा ने अपने भाई के बेटे से मेरी शादी तय कर दी है। सब मोहल्ले वाले अब चेमगोइयाँ करना शुरू हो गए थे, क्योंकि अचानक ही उन्हें पता चला था जो मर्द इतने दिन से हमारे घर आ रहा था वो अम्मा का सगा भाई था। खैर, मैं और अम्मा तो बहुत ज्यादा खुश थे। उड़ते उड़ते खबर मेरी पुप्पी के कानों तक भी गई तो वो भागी भागी हमारे घर आई। पहले तो उन्होंने अम्मा पर खूब गुस्सा किया कि तुमने अपने उस भाई को यहाँ क्यों बुलाया और ऊपर से अपनी बेटी का रिश्ता भी इसके साथ जोड़ दिया। लेकिन इस पर अम्मा खामोश नहीं रही और कहा, मेरी बेटी है, मैं उसके बारे में जो भी फैसला लूँ आप क्यों बीच में बोल रही हैं? इस बार मैं आपको कोई फसाद नहीं डालने दूंगी। आपकी वजह से मैं सारी जिंदगी अपने भाई से नहीं मिल सकी। अगर आपको इसकी शादी में आना हुआ तो आ जाना, वरना खानदान में ये मत कहती फिरना कि मैंने आपसे कुछ पूछा ही नहीं या आपको दावत ही नहीं दी। और रही बात आपको रिश्ते में मद्दू ना करने की, तो अगर मैं आपको बुला लेती तो आप ये रिश्ता कभी भी ना होने देती। मैं अपनी बेटी की जिंदगी आपके खेल तमाशों की नज़र बिल्कुल नहीं कर सकती। ये कहकर अम्मा ने बात ही खत्म कर दी। पुप्पी हैरत से अम्मा की तरफ देख रही थी। अरे शबनम, तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि मेरे आगे जुबान चलाओ? तुम्हें भी पर निकल आए हैं क्या? पुप्पा बुड़बुड़ाती हुई वहां से निकल गई। उनके जाने के बाद अम्मा ने खानदान में सबको फोन करके
मेरी मंगनी की इत्तला दे दी। कुछ लोग खुश हुए और कुछ अम्मा को ही उल्टा बातें सुनाने लगे, लेकिन मुझे और अम्मा को अब कोई फिक्र नहीं थी। मामू बहुत ही अच्छे मिजाज के थे। फहद उनका इकलौता बेटा था, बहुत ही सुलझा हुआ था। लगता ही नहीं था कि यूरोप में रहता रहा है सारी जिंदगी। मामू ने अम्मा से साफ कह दिया था कि शादी का सारा खर्चा मैं ही उठाऊंगा और मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं सुननी। अम्मा ने बड़े भाई की बात मानकर सर झुका दिया। मामू ने अच्छी खासी रकम हम लोगों को शॉपिंग वगैरह के लिए दी। मैंने तो अम्मा से पहले ही कह दिया कि शादी का जोड़ा मैं अपनी पसंद से ही लूंगी, और फिर अम्मा के साथ जाकर एक मॉल से मैंने बहुत ही खूबसूरत जोड़ा लिया। इससे पहले मैं मॉल में 1 या 2 बार ही गई थी, क्योंकि हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि इतने महंगे मॉलों में जाएं। इसलिए शादी का जोड़ा और 2-4 चीज़ें और लेकर मैं और अम्मा घर आ गए। अम्मा और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन पुप्पो आए दिन कोई ना कोई तमाशा लगाती रहती। हमारे घर आकर बैठ जाती और अम्मा को खूब बातें सुनाती। पुप्पो का एक ही हुक्म था कि मामू से हर किस्म के रिश्ते ख़त्म कर दिए जाए, लेकिन मैं और अम्मा ऐसा नहीं चाहते थे। मेरी पुप्पो उन लोगों में से थी जो दूसरों की जिंदगियों को अपने कंट्रोल में रखना पसंद करते हैं। सारी जिंदगी अम्मा ने उनके ताने सहे थे, अब वो मेरे लिए डट जाना चाहती थी। मेरी मेहंदी का फंक्शन गली में ही रखा गया। मामू और ख़ानदान के दीगर रिश्तेदार भी हमारे घर आ गए। मामू ने ही सारा बंदोबस्त करवाया था। मेरी पुप्पो ने मेहंदी के प्रोग्राम में सब खानदान वालों के सामने अम्मा और मामू को खूब बातें सुनाई। मामू तो खामोश रहे, लेकिन अम्मा खामोश नहीं हुई। अम्मा ने पुप्पो से कहा, अगर आप यही तमाशा करना चाहती हैं तो शादी के बाकी फंक्शंस में आने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं अपनी बेटी की खुशी किसी तौर ख़राब नहीं होने दूंगी। जिस पर पुप्पो को आग लग गई और पूरे खानदान के बीच अम्मा पर वो इल्ज़ाम लगाए कि सबने उंगलियां दांतों तले दबा ली। बड़ी मुश्किलों से छोटी पुप्पो ने बड़ी पुप्पो को ठंडा किया और वापस घर भिजवाया। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं बाकी खानदान वाले भी मेरी शादी में शिरकत से मना ही न कर दें, लेकिन शुक्र था कि ऐसा ना हुआ। मेरी बारात वाले दिन भी पुप्पो नहीं आई। वैसे एक तरह से अच्छी ही बात थी, अगर वो आ जाती तो ज़रूर कोई ना कोई पंगा डाल देती। मेरी रुखसती बहुत ही अच्छे से हुई। रुखसत होकर मैं मामू के घर आई। अम्मा के गले लगकर मैं खूब रोई थी। अम्मा को अकेले छोड़ के जाने का दुख बहुत ज़्यादा हो रहा था। दूसरी तरफ नई जिंदगी शुरू करने की भी खुशी थी। मामू ने अम्मा से कहा भी कि हमारे घर आकर रहो, वो तुम्हारा भी घर है, तुम मेरी बहन हो। लेकिन अम्मा ने ये कहकर इनकार कर दिया कि इस घर में नीलम के अब्बा की बहुत सी यादें हैं, मैं इस घर को ऐसे छोड़कर नहीं आ सकती। और दूसरा, मैं बेटी के घर में रहना पसंद नहीं करूँगी। अगर मुझे अकेले रहने में मसला हुआ तो मैं किसी और भाई के घर जाकर रह लूँगी, लेकिन यूँ बेटी के घर रहना अच्छा नहीं लगता। अम्मा के कहने पर मामू ने ज़्यादा इसरार न किया। मामू के घर में मेरा बहुत अच्छा इस्तकबाल किया गया। मोमानी बहुत ही अच्छे मिजाज की थी और उनका बेटा भी बहुत सुलझा हुआ था। मुँह दिखाई में उसने मुझे डायमंड की रिंग दी, जिसे देखकर तो मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। वलीमे तक के सारे फंक्शंस बहुत ही ज़बरदस्त हुए। अम्मा ने एक एक रस्म की थी। मेरे ननियाल वाले तो इस शादी से बहुत खुश थे, मगर मेरे ददियाल में सबके मुंह बने हुए थे। बड़ी पुप्पो ने तो हमसे रिश्ता ही ख़त्म कर लिया। अम्मा ने मुझे समझाया कि तुम्हें इन चीज़ों की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। जब उनका मूड होगा या मतलब होगा तो वो खुद ही वापस रिश्ता जोड़ लेंगी। तुम अब अपनी शादीशुदा ज़िंदगी पर ध्यान दो। अम्मा ने घरदारी तो मुझे बहुत अच्छे से सिखा रखी थी, इसलिए ससुराल में मुझे किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़ा। वैसे भी यहाँ काम करने के लिए काफ़ी मुलाजमीन थे, लेकिन फिर भी मैं चाहती थी कि घर वालों का खुसूसी तौर पर अपने शौहर का काम अपने हाथों से करूं। इससे मोहब्बत और अपनायत बढ़ती है। एक दिन मैं दोपहर का खाना बनाकर फारिगी हुई थी। उसी वक्त बाहर दरवाजे पर बेल बजी। मुलाजमा ने जाकर दरवाज़ा खोला। मुझे लगा शायद मामू आए होंगे। कभी कभी वो ऑफिस से जल्दी भी आ जाते थे, उनका अच्छा बिजनेस था। लेकिन फिर मुलाजमा ने मुझे आकर बताया कि आपसे मिलने कोई आया है। मुझे काफ़ी हैरत हुई कि इस वक्त मुझसे मिलने कौन आया होगा। अगर अम्मा आई होती तो मुलाजमा ने पहचानती। मैं हैरत का शिकार हुई लाउंज में आई तो सामने खड़ी पुप्पो को देखकर हैरान रह गई। वो अजीब सी नजरों से इधर उधर देख रही थी। मैं एकदम घबरा सी गई, कहीं वो घर पर कोई तमाशा न कर दे, क्योंकि पुप्पो की फितरत से मैं बहुत अच्छे से वाकिफ थे। वो दूसरों से जलती थी। मैंने पुप्पो से कहा, आप बैठे, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ, मगर उन्होंने रोक दिया। तुम यहीं बैठो नीलम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो हद से ज्यादा संजीदा थी। मैं उनके करीब ही बैठ गई। हैरत तो मुझे अब हो रही थी कि आखिर उन्हें क्या बात करनी है जो यूं बिन बताए वो यहाँ आ गए। उन्होंने अपने बैग से कुछ कागजात निकाले और उन्हें मेरे सामने रख दिया। इन पर दस्तखत कर दो। पुप्पो के कहने पर मैंने उनकी तरफ देखा और पूछा कि ये क्या है। तो वो बोली, गांव में तुम्हारे अब्बा के नाम कुछ ज़मीनें हैं, उसके कागजात हैं। अब तुम्हारे अब्बा तो रहे नहीं और तुम्हारी शादी हो चुकी है,
तो ये ज़मीन अब मैं अपने नाम करवाऊंगी। उसी वक्त मुमानी भी वहां पर आ गई। उन्होंने पुप्पो की बात सुन ली थी, इसलिए फौरन से बोली, देखिए बाजी, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। अगर इसकी शादी हो भी गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि इस जायदाद में उसका कोई हिस्सा नहीं। आप इसकी माँ के बारे में भी तो सोचें, वो अकेली रह गई है। यूँ दूसरों का हिस्सा गजब करना अच्छी बात नहीं। मुमानी ने तो बहुत ही तरीके से बात समझाने की कोशिश की, लेकिन पुप्पो को उनकी बात सुनकर ही गुस्सा चढ़ गया। मैंने फौरन से अम्मा को कॉल मिलाई और सारी सूरत हाल के बारे में बताया। अम्मा थोड़ी देर में ही मेरे ससुराल आ पहुंची। पुप्पो से कहा कि ये ज़मीन आपको कभी भी नहीं मिल सकती। आपको आपके हिस्से की सारी ज़मीनें मिल चुकी हैं। अब आप और कितना मेरे मरहूम शोहर की जायदाद पर नजर रखेंगी। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, अगर वो चाहती हैं तो आप उन्हें दे दें, आखिर वो मेरी पुप्पी हैं और अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है। तो कुछ देर अम्मा ने सोचा और फिर कहा ठीक है। फिर मैंने अम्मा का हिस्सा रहने दिया और सिर्फ अपना हिस्सा पुप्पो के नाम कर दिया। पुप्पो वो हिस्सा लेकर चली गई थी, लेकिन जाते जाते मैंने उन्हें रोका। जब वो मुड़कर मेरी तरफ देखने लगी तो मैंने उनसे कहा, पुप्पो, जिंदगी में खुशियाँ जायदाद या पैसों से नहीं आती, बल्कि रिश्तों से आती हैं। आपने जायदाद तो पा ली, लेकिन रिश्ते खो दिए। मेरी बात सुनकर पुप्पो बिना कुछ कहे चले गए। वो इस बात को समझ ही नहीं पाई थी कि असल खुशी तो रिश्तों में है। मैं, अम्मा, मुमानी, मामू और मेरा शोहर, हम सब हंसी खुशी रह रहे हैं। हमें किसी चीज़ का कोई लालच नहीं। मेरी दुआ है कि हमारी ये खुशियाँ सारी ज़िंदगी कायम रहे, क्योंकि वाकई में सच्ची खुशियाँ मादी चीज़ों की मोहताज बिल्कुल भी नहीं होती। वादे के मुताबिक मेरे शोहर ने मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दिया और मैं अब एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी में फैशन डिज़ाइनिंग पढ़ रही हूँ।